गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे चैप्टर 31 हेवी मेटल्स एंड मेटल एंटागोनिस्ट्स का पार्ट 2। तो लास्ट पार्ट में हमने लीड देखा था, मर्क्यूरी देखा था, उसके बाद हमने आर्सेनिक देखा था। तो ये जो हेवी मेटल्स है इनका टॉक्सिसिटी हमने डिस्कस किया था और उस पर क्या ट्रीटमेंट है उसको हमने डिस्कस किया था। तो वो ट्रीटमेंट में हमने एंटागोनिस्ट भी देखे थे, जिसमें एक था डाइमर कैप्रोल और दूसरा था ईडीटीए, और उसके अलावा और एक था यूनिवर्सल एंटीडोट जिसे हमने बोला था एक्टिवेटेड चारकोल। तो आज हम हेवी मेटल एंटागोनिस्ट को डिटेल में देखेंगे, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। तो इसमें पहला आएगा डाइमर कैप्रोल, जिसे हम ब्रिटिश एंटी लिवसाइड भी बोलते हैं, और ये इंडियन फार्माकोपिया में ऑफिशियल ड्रग है। The free sulfahydryl group of body protein are the site of action in poisoning। तो जब भी कोई मेटल का पॉइजनिंग होता है, स्पेशली आर्सेनिक पॉइजनिंग जब होता है, तो आर्सेनिक क्या करता है, ये बॉडी का जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन में जो सल्फाहाइड्रिल ग्रुप होता है उससे जाके कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है, और यहाँ पे कोई ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं होता, सिंपली क्या होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है बिटवीन सल्फाहाइड्रिल ग्रुप एंड आर्सेनिक। तो ये जनरल प्रोसीजर है जब भी आर्सेनिक का पॉइजनिंग होता है, लीड का पॉइजनिंग होता है या फिर मर्क्यूरी का पॉइजनिंग होता है। तो वो जो भी है वो सल्फाहाइड्रिल ग्रुप जो होता है बॉडी के प्रोटीन्स में, स्पेशली इन एंजाइम्स, तो वहाँ के सल्फाहाइड्रिल ग्रुप के साथ ये जो है आर्सेनिक हो गया, लीड हो गया, मर्क्यूरी हो गया, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, जिसके वजह से वो एंजाइम है उसका एक्टिविटी इनहिबिट होता है, और जिसके वजह से कॉम्प्लिकेशंस जो है वो पेशेंट में दिखते हैं। तो ये सिंपल पॉइजनिंग का मैकेनिज्म है। तो डाइमर कैप्रोल कैसा काम करता है उसको हम देखते हैं। तो डाइमर कैप्रोल को हम बोलते हैं ब्रिटिश एंटी ल्यूसाइड। तो ये जो है ये आर्सेनिक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो बनता है उसको डिकम्पोज करता है, और डिकम्पोज करने के बाद क्या करता है, आर्सेनिक को प्रोटीन से सेपरेट कर देता है, जिसके वजह से फर्दर जो आर्सेनिक है, आर्सेनिक के साथ ये डाइमर कैप्रोल बाइंड हो जाता है और कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, और फाइनली वाया यूरिन ये बॉडी से बाहर निकलता है। तो ये सिंपल मैकेनिज्म है। तो इसमें क्या करेगा, BAL जो भी पेशेंट कंज्यूम करेगा जिसको आर्सेनिक पॉइजनिंग हुआ है, तो डाइमर कैप्रोल वहाँ पे जाएगा, आर्सेनिक प्रोटीन का बॉन्ड को डिकम्पोज करेगा और कॉम्प्लेक्स को डिकम्पोज करेगा, जिसके वजह से जो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो गया है वो रिवर्स हो जाएगा। तो डाइमर कैप्रोल जो है ये स्पेशली आर्सेनिक, मर्क्यूरी, गोल्ड पॉइजनिंग के लिए बहुत ही वैल्यूएबल एंटीडोट और एंटागोनिस्ट है। जो भी पेशेंट को आर्सेनिक पॉइजनिंग हुआ है, मर्क्यूरी पॉइजनिंग हुआ है या फिर गोल्ड पॉइजनिंग हुआ है, उसमें एज ए एंटीडोट करके डाइमर कैप्रोल दिया जाता है। तो बाल और डाइमर कैप्रोल क्या करता है, टिश्यू प्रोटीन के साथ कंपटीशन करेगा फॉर द आर्सेनिक, और आर्सेनिक के लिए टिश्यू प्रोटीन के साथ बाल जब भी कंपटीशन करेगा तो डाइमर कैप्रोल जो है और बाल जो है ये जीत जाएगा, और आर्सेनिक के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, और ये वाया यूरिन इसको बाहर निकालेगा बॉडी से, और जो भी पेशेंट को आर्सेनिक पॉइजनिंग हो गया है उसमें आर्सेनिक के जो भी साइड इफेक्ट है उसे कम करने का काम ये एंटीडोट डाइमर कैप्रोल करेगा। अब जैसा कि मैंने बोला है, आर्सेनिक, मर्क्यूरी और गोल्ड में ही ये काम नहीं करता, इसके अलावा दूसरी भी मेटालिक पॉइजनिंग है, इसमें भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। जैसा कि मर्क्यूरी हो गया, एंटीमनी हो गया, थैलियम हो गया, बिस्मथ हो गया, इसमें भी एज अ एंटीडोट करके डाइमर कैप्रोल बहुत अच्छे से काम करता है। अब इसको कौन से कॉन्सेंट्रेशन में यूज करते हैं वो हम देख लेते हैं। तो इसका जो है 10% सॉल्यूशन यूज करते हैं
इन अरेचिस ऑयल। तो अरेचिस ऑयल में इसका 10% सॉल्यूशन बनाया जाता है और इसको 10% बेंजिल बेंजोएट के साथ लिया जाता है। तो जो भी पेशेंट को हेवी मेटल पॉइजनिंग हुआ है उसमें 10% सॉल्यूशन ऑफ डाइमर कैप्रोल दिया जाता है जो कि अरेचिस ऑयल में बना हुआ है, प्लस 10% बेंजिल बेंजोएट उसमें होता है। तो जनरली ये 1 ml डाइमर कैप्रोल 1 ml सॉल्यूशन 100 mg डाइमर कैप्रोल और ब्रिटिश एंटी ल्यूसाइड होता है। ठीक है, अब ये जो डोज है, इसका जो डोज है ये पेशेंट के सीरियसनेस पे डिपेंड होता है कि कैसा पेशेंट का सीरियसनेस है और कितना फ्रीक्वेंसी में हमें ये एंटीडोट देना है। तो फर्स्ट डे में 2 to 3 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट जो है ये पेशेंट को दिया जाता है इंट्रामस्कुलरली और इसको रिपीट किया जाता है एवरी 4 आवर्स में। तो जो भी पेशेंट है उसको पहले दिन 2 to 3 mg पर kg ऑफ इट्स बॉडी वेट, तो जो भी पेशेंट का बॉडी वेट है उसका 2 to 3 mg पर kg के हिसाब से इंट्रामस्कुलरली डाइमर कैप्रोल देंगे और वो भी एवरी 4 आवर्स में देंगे। अब ये फ्रीक्वेंसी कम और ज़्यादा करेंगे अकॉर्डिंग टू पेशेंट सीरियसनेस। पेशेंट का सीरियसनेस कितना है उसको फिर से डाइमर कैप्रोल देने का ज़रूरत है या नहीं है, ये तभी पता चलेगा जब पेशेंट को फ्रीक्वेंटली हम चेक करेंगे और फ्रीक्वेंटली डॉक्टर उसे चेक करेगा और अकॉर्डिंग टू सिम्टम वो रिपीट करेगा डाइमर कैप्रोल को। तो ये हो गया डाइमर कैप्रोल। अभी डाइमर कैप्रोल का टॉक्सिसिटी देख लेते हैं। जो भी पेशेंट में डाइमर कैप्रोल का डोज ज़्यादा हो जाता है तो ये भी ड्रग जो है ये भी अपने टॉक्सिक इफेक्ट शो करता है। तो इसके जो इफेक्ट है तभी दिखते हैं जब वो पेशेंट में डोज लेवल 5 mg पर kg बॉडी वेट है। तो हमने जो डोजिंग देखा था 2 to 3 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से देखा था, बट कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी होने की वजह से डॉक्टर इन इमरजेंसी 5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से डोज दे देता है और ऐसे कंडीशन में बहुत चांसेस है डाइमर कैप्रोल का टॉक्सिसिटी होने का। तो इसमें सिम्टम्स आते हैं नॉशिया, वोमिटिंग, हेडेक, बर्निंग सेंसेशन ऑफ लिप्स, थ्रोट एंड आईज, लैक्रिमेशन, सलाइवेशन, डेंटल पेन, जनरलाइज मस्कुलर एक्ट with burning and tingling of extremities, anxiety and a feeling of constriction of the chest and elevation of systolic and diastolic blood pressure along with tachycardia। तो इतना सारा सिम्टम्स उसमें दिखता है। तो नॉशिया मीन्स जी मचलना, वोमिटिंग मीन्स उल्टी, सर दर्द, बर्निंग सेंसेशन, ओटो का बर्निंग सेंसेशन, थ्रोट का बर्निंग सेंसेशन, आइज का बर्निंग सेंसेशन जैसा फील होना। उसके अलावा लैक्रिमेशन मीन्स आँखों से बहुत सारा लैक्रिमल निकलना और लैक्रिमल ग्लैंड का सिक्रीशन बढ़ जाना। उसके बाद सलाइवेशन, सलाइवा बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, डेंटल पेन, दांतों का दुखना, उसके अलावा मस्कुलर पेन हो जाना, बर्निंग सेंसेशन वहाँ पे भी होना, टिंगलिंग सेंसेशन होना, इसके अलावा घबराहट, एंजाइटी होना, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द चेस्ट मीन्स चेस्ट में ऐसा सिकुड़ जाने जैसा फीलिंग होना, और फाइनली सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना विथ टैकीकार्डिया मीन्स हार्ट रेट का बढ़ जाने के साथ सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएंगे। तो ये सब सिम्टम्स है डाइमर कैप्रोल और BAL के टॉक्सिसिटी के। इसके अलावा लोकल पेन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, जो साइट ऑफ इंजेक्शन है जहाँ से डाइमर कैप्रोल हम दे रहे हैं इंट्रामस्कुलरली जैसा दे रहे हैं, तो वहाँ पे लोकल पेन भी होता है। इसके अलावा ग्लूटल एब्सेसेस जो है ये भी होता है। ग्लूटल एब्सेसेस मीन्स जो ग्लूटल एरिया है वहाँ पे एक जख्म बन जाता है जिसमें
जो भी जहाँ पे भी इंजेक्शन दिया हुआ है वहाँ पे पस फॉर्मेशन होता है और एज वेल एज पेन भी होता है। तो ये भी एक काइंड ऑफ साइड इफेक्ट है डाइमर कैप्रोल के इंजेक्शन का। इसके अलावा मसल स्पाज्म, जहाँ अगर लेग पे अगर इंजेक्शन दिया हुआ है तो लेग्स के मसल्स जो है वहाँ पे स्पाज्म आ जाता है और कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वहाँ के मसल्स और अकड़ जाते हैं वहाँ के मसल्स। तो ये भी एक सिम्टम्स है डाइमर कैप्रोल का। तो जैसे ही डाइमर कैप्रोल और बाल का टॉक्सिसिटी कोई पेशेंट में दिखता है तो ऐसे पेशेंट में एक चीज बोलना भूल गया मैं, तो बाल जो है और डाइमर कैप्रोल जो है ये हिपेटिक डैमेज वाले जो पेशेंट है उसमें हम नहीं दे सकते, क्योंकि जिनका लीवर डैमेज है उन्हें डाइमर कैप्रोल जो है एक्सक्रीट करने में और मेटाबोलाइज करने में बहुत तकलीफ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उनका लीवर डैमेज है। तो ऐसे पेशेंट में भी हम डाइमर कैप्रोल को नहीं दे सकते। ऐसे पेशेंट में डाइमर कैप्रोल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो जिन्हें डाइमर कैप्रोल का टॉक्सिसिटी हो जाता है तो वो टॉक्सिसिटी को रिवर्स करने के लिए बारबिचुरेट्स एज अ एंटीडोट देते हैं। और जब भी डाइमर कैप्रोल का किसी पेशेंट को टॉक्सिसिटी होता है तो बारबिचुरेट एज अ एंटीडोट दे सकते हैं। अब सेकंड हेवी मेटल एंटागोनिस्ट में आते हैं चिलेटिंग एजेंट्स, और चिलेटिंग एजेंट्स में भी स्पेशली ईडीटीए, जिसे हम इथिलीन डायमीन टेट्राएसिडिक एसिड बोलते हैं। तो ईडीटीए को इथिलीन डायमीन टेट्राएसिडिक एसिड बोलते हैं और ये ब्रिटिश फार्माकोपिया में ऑफिशियल है। इसे ईडीटिक एसिड भी बोलते हैं और जो कि सिंथेटिक पॉलीअमाइनो एसिड है। If EDTA enter the body slowly, it is capable of chelating calcium। तो EDTA क्या है? चिलेटिंग एजेंट है। चिलेटिंग एजेंट क्या होते हैं? चिलेटिंग एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो कि मेटल्स के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं और कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के बाद वो वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स होते हैं, वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि फर्दर आयोनाइज भी नहीं होते। तो ईडीटीए क्या करता है? कोई भी मेटल उसके कांटेक्ट में आया तो उसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेगा और वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना लेगा और फर्दर वाटर में सोल्यूबल होके वाया यूरिन से एक्सक्रीट हो जाएगा। तो जब भी ईडीटीए बॉडी के अंदर स्लोली दिया जाता है तो ये क्या करता है? कैल्शियम के साथ चिलेशन फॉर्म करता है। तो कैल्शियम भी क्या है? मेटल आयन ही है। तो कैल्शियम के साथ जो है ईडीटीए क्या करता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, जिसके वजह से जो बॉडी का कैल्शियम है वो ईडीटीए क्या करता है? खींच लेता है और उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना के उसको बॉडी के बाहर निकाल देता है और एक्सक्रीट कर देता है वाया यूरिन। और अगर इसको रिपीटेडली वही पेशेंट में दिया गया और रिपीटेडली इसका एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी के अंदर किया गया तो ये निगेटिव कैल्शियम बैलेंस प्रोड्यूस करता है। जो कैल्शियम का बैलेंस है बॉडी के अंदर उसको डिस्टर्ब कर देता है, जिसके वजह से जो स्केलेटल स्टोर है कैल्शियम का, वहाँ से भी कैल्शियम निकलता है और इसका निगेटिव इम्पैक्ट बॉडी पे पड़ता है। तो जैसा कि आपको पता है हमारा स्केलेटन कैल्शियम से भरपूर है, तो जितना बार ईडीटीए बॉडी के अंदर एंटर होगा उतने बार वो कैल्शियम को खींच लेगा और कैल्शियम खींचने की वजह से बोन का जो स्ट्रेंथ है वो भी जो है कम होने का चांसेस होता है। तो ईडीटीए ऑल्सो चिलेट्स फॉरेन हेवी मेटल प्रेजेंट इन द बॉडी फ्लूइड। तो ईडीटीए जो है कैल्शियम के साथ तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता ही है, बट अगर गलती से कोई पेशेंट को हेवी मेटल पॉइजनिंग हुआ है तो ईडीटीए उसके साथ भी चिलेट फॉर्म करता है और कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, जो कि बॉडी फ्लूइड में प्रेजेंट होता है ड्यूरिंग पॉइजनिंग। ईडीटीए जो है ये इंट्रावेनसली दिया जाता है और इसका डोज जो होता है 40 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। ये जो सॉल्यूशन है ये
3% में अवेलेबल होता है, और जो मीडियम होता है एक तो आइसोटोनिक ग्लूकोज और सलाइन सॉल्यूशन होता है। तो ये EDTA जो है 40 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से पेशेंट को देंगे। इसका जो फॉर्मुलेशन है वो 3% कॉन्सेंट्रेशन में अवेलेबल होता है, और ये जो सॉल्यूशन होता है ये आइसोटोनिक ग्लूकोज और सलाइन सॉल्यूशन में होता है। अब ये जो चिलेटिंग एजेंट है EDTA, इसका क्लिनिकल और इंडस्ट्रियल यूज दोनों भी है। क्लिनिकली देयर आर यूज्ड एज अ डिटॉक्सिफाइंग एजेंट इन लीड एंड मर्क्यूरी पॉइजनिंग एंड एज अ ब्लड एंटीकोएगुलेंट बाय डीकैल्सिफिकेशन। तो क्लिनिकली जो है EDTA को एज अ डिटॉक्सिफाइंग एजेंट करके यूज करते हैं। जब भी कोई पेशेंट को लीड या मर्क्यूरी पॉइजनिंग हुआ है, ऐसे कंडीशन में EDTA को एज अ डिटॉक्सिफाइंग एजेंट यूज करते हैं। इसके अलावा कोई पेशेंट को कोएगुलेशन हुआ है, ब्लड कोएगुलेशन हुआ है, तो एज अ एंटीकोएगुलेंट करके भी इसको दिया जाता है। एज अ ब्लड एंटीकोएगुलेंट करके भी EDTA को दिया जाता है। तो एंटीकोएगुलेंट्स प्रॉपर्टी कैसा शो करेगा? बाय डीकैल्सिफिकेशन। तो जैसा इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि EDTA क्या करता है, कैल्शियम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, और कैल्शियम का जो लेवल है उसे कम करता है। तो कोएगुलेशन के टाइम पे जो है ब्लड का कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो कैल्शियम लेवल को कम करने के लिए EDTA दिया जाता है। और ये EDTA क्या करता है, ब्लड में जो भी कैल्शियम है उसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके उसको बॉडी से वाया यूरिन एक्सक्रीट कर देता है, और ऐसे ये EDTA एज अ ब्लड एंटीकोएगुलेंट करके काम करता है। वैसे ही इन हाइपरकैलेमिया, जब बॉडी में बहुत ज़्यादा कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है, सोडियम EDTA इज गिवन इंट्रावेनसली। तो सोडियम EDTA और सोडियम EDTA जो है ये इंट्रावेनसली दिया जाता है। जब ये EDTA वेन्स में जाता है तो ये क्या करता है, सोडियम आयंस रिलीज करता है और कैल्शियम आयंस जो है उसे उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है। और ये कॉम्प्लेक्स जो होता है ये सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स होता है, वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स होता है, और अनआयोनाइजेबल फॉर्म में होता है। मीन्स इसका फर्दर आयोनाइजेशन नहीं होता है। इसके वजह से क्या होता है कि ये वाया यूरिन बॉडी से बाहर निकलता है, और जो हाइपरकैलेमिया का सिचुएशन है, ऐसे कंडीशन में जो हाइपर लेवल ऑफ कैल्शियम है उसे कम करने का काम EDTA करता है। अब लीड जो है, लीड हैज अ ग्रेटर एफिनिटी फॉर EDTA देन कैल्शियम। तो किसी पेशेंट को अगर लीड टॉक्सिसिटी हुआ है तो वो पेशेंट में अगर EDTA हम इंजेक्ट करते हैं तो EDTA पहले कैल्शियम के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं करेगा, पहले करेगा वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म विथ लीड। लीड के साथ क्यों कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा? क्योंकि लीड का जो है एफिनिटी और लीड का जो अट्रैक्शन है टूवर्ड्स EDTA वो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू कैल्शियम। तो लीड क्या करेगा, फटक से EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, और कैल्शियम जो है वो इसमें इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। इसके साथ जैसा ही EDTA लीड के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, ये अनआयोनाइजेबल मेटेलिक चिलेट जो है ये वाया यूरिन जो है बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा, और ऐसे ही इसको हम यूज कर सकते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट एंड क्रोनिक लीड पॉइजनिंग। तो लीड पॉइजनिंग में EDTA लीड के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके वाया यूरिन एक्सक्रीट हो जाएगा, और ऐसे से पेशेंट जो है, पेशेंट को लीड पॉइजनिंग से आराम मिलेगा। EDTA जो है, EDTA आयरन्स के साथ भी चिलेट फॉर्म करता है, बट ये गैस्ट्रिक म्यूकोजा को लेस इरिटेंट है और लेस इरिटेट करता है। इसके वजह से आयरन सप्लीमेंट्स भी हम EDTA चिलेट्स के साथ एज अ कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया EDTA के बारे में। तो दो ही
हेवी मेटल एंटागोनिस्ट है आपके चैप्टर में, फर्स्ट है आपका डाइमर कैप्रोल और BAL, और सेकंड है EDTA जिसे हम चिलेटिंग एजेंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका चैप्टर 31 खत्म। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।